नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत भाई को जोड़िए, फटाफट लाइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई आप। कल हमने एक कार्यक्रम किया था, झूठ की फैक्ट्री, मोदी की झूठ की फैक्ट्री। जो झूठ की फैक्ट्री रंगे हाथों दिन दहाड़े पकड़ी गई थी। नतीजा क्या हुआ, आज नतीजा बताने हम आए हैं। 104 मिनट काउंट करवाएंगे आपके सामने, सब सबूत रखेंगे। 104 मिनट के भीतर राहुल के सामने अर्णव गोस्वामी गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया, गिड़गिड़ाने लगा। और इतना ही नहीं, वो जो आईटी सेल वाला अमित मालवीय को अकेला छोड़ करके जो आर भारत है वो भाग निकला माफी मांगते हुए। माफी कोई एक आध बार नहीं, ये तो 280 बार माफी ब्रॉडकास्ट करने वाला शख्स है। ये झूठ की फैक्ट्री चलाने वाले, इनके ऊपर किसका संरक्षण है? कई सवाल हैं, हम तथ्यों के साथ आएंगे और आज कईयों को आईना दिखाएंगे। हालांकि ये आईना देखते नहीं है क्योंकि इतना इतना इनका शकल इतना बदरंग हो चुका है कि अपने चेहरे को आईने में देखते हैं तो डर जाते हैं, इसलिए नहीं देखते। कहां है निशिकांत दुबे नाम का वो भाजपा का सांसद जो हर दिन यूट्यूबरों के चैनल पर, यूट्यूबरों पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है? हर दूसरे दिन चिट्ठी लिखता है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को कि यूट्यूबरों बंद करवाइए चैनल। कहां है वो? बोले ना अपने। क्या रिश्ता बोलूं? अर्णब गोस्वामी का चैनल बंद करवाए? इन झूठों की फौज पर कोई पहरा नहीं। हम सच बोलेंगे तो जुबान बंद करवाओगे? चलो करवाओ, आज हम सबूत रखेंगे, एक एक तथ्य खोलेंगे और सीधा मैं आज हेमंत भाई के पास चलूंगा क्योंकि एफआईआर से लेके माफी तक और गिड़गिड़ाने तक सब कुछ स्क्रीन पर दिखाएंगे। हेमंत भाई जरा शुरू करिए। इस देश में होड़ है ना माफी वीर की, सावरकर को पीछे छोड़ने की होड़ लग गई है और मुझे लगता है मोदी जी ने सबसे अच्छा रास्ता निकाला है सावरकर को डिफेंड करने का, क्योंकि इतने माफी वीर पैदा हो जाए कि फिर सावरकर का नाम ही लोग भूल जाए। तो जरा ये नए वाले माफी वीरों की फहरिस्त में जो सबसे आगे चल रहा है इस समय, रेस में सबसे आगे चल रहा है इस मैराथन में, अर्णव गोस्वामी, जरा एक एक करके दिखाइए दस्तावेज इसके। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। और आज सुबह थोड़ा जल्दी आना पड़ा क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज्यादा थे और लगा के सारे दर्शकों को समय रहते सारी चीजों को अपडेट करना चाहिए। देखिए, लगातार जिस तरीके से कल हमने चीजों को एक्सपोज किया था, आज उससे एक कदम आगे बढ़ाएंगे और गटर और सुपारी मीडिया कैसे एक झटके में जमीन पर नहीं आ गया, घुटनों और कोहनियों पर आ गया और बिना शर्त माफी मांगने के लिए मतलब बेचैन हो गया। आपने बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन की, 104 मिनट। और वो 104 मिनट क्या है, दर्शक रह जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने 3:47 पर एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि जिन लोगों ने ये टर्की के अंदर जो पार्टी का ऑफिस दिखाया है, ये दिखाया है, उस पत्रकार और बीजेपी का एक नेता, आप भी समझते हैं आईटी सेल चीफ, जिसने उसको रीट्वीट किया था, इन दोनों के खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये ट्वीट है 3:47 का। मैं चाहूंगा कि एक बार दर्शकों को वो दिखाया जाए। नंबर 1। हेमंत भाई मैं रोकता हूं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। सबसे पहले गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई, वो एफआईआर दिखा करके तब इनके हम कुकर्मों और झूठ की फैक्ट्री का दरवाजा खोलें तो ज्यादा बेहतर होगा। जरा एफआईआर पहले दिखाइए, फिर माफीनामा और फिर 104 मिनट जुड़वाएंगे हम। जरा दिखाइए हेमंत भाई। तो ये जो बेंगलोर सिटी के थाने के अंदर ये एफआईआर दर्ज की गई कल, और शाम को ये इसके जो फाइनल जो रजिस्ट्रेशन हुई एफआईआर की वो 7 बजे के आसपास हुई। तो उसके अंदर जो धाराएं लगाई गई हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। नंबर 1, राष्ट्रीय भावनाओं को भड़काना, इंसाइटमेंट। और नंबर 2, राजनीतिक संस्थान की मानहानि जो कि कांग्रेस है। और तीसरा, जनता के बीच अशांति फैलाने की कोशिश। काफी गंभीर मामला है ये। और इसमें ये बेंगलोर सिटी थाने के अंदर ये एफआईआर दर्ज हो गई है बाई नेम रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ और आईटी सेल के चीफ के खिलाफ। ये एफआईआर दर्ज ऑलरेडी हो चुकी है। अब जो बात आई कि उसके बाद जो हुआ कि बेसिकली क्या हुआ कि 3:47 पर ये एफआईआर का कंटेंट पार्ट है। नंबर 1, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स, डेफेमेशन ऑफ ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इंसाइटमेंट ऑफ पब्लिक अनरेस्ट। ये 3 मेन एलिगेशंस हैं और जो उसमें सत्य प्रूव्ड है वो, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, उसको जब आप देखेंगे तो क्लियर है। तो अब जो है इन्होंने जो पहली 3:47 के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, हम कार्रवाई करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे।
और ठीक 5:31 पर जो देश के सबसे बड़बोले और देश के सबसे आक्रामक और मोदी के सबसे बड़े प्रोपेगेंडाबाज अर्नब गोस्वामी 5:31 पर वो आए, अपने ट्वीट आया उनका रिपब्लिक टीवी का ऑफिशियल, और वो ट्वीट के अंदर उन्होंने बिना शर्त माफी मांग ली। मैं चाहूंगा दिखाइए अगर आप माफी मैं दिखाइए, माफी अनुमति दिखाइए। अगर हाँ आप चाहेंगे तो मैं इसमें आपसे मांगूंगा, पहले इसको माफी को पढ़ूंगा और इसमें हाँ भी कितना बड़ा खेल किया है, झूठ बोला है, ये माफी भी झूठी है, ये भी आपके सामने प्रूव करूंगा मैं। An incorrect image was inadvertently used erroneously, depicting a building as the Congress office in Turkey. गलती से एक पिक्चर दिखा दी गई नासमझी से, जो जिसको टर्की के अंदर कांग्रेस का ऑफिस दिखाया गया था बाय ए वीडियो एडिटर ऑन द डिजिटल डेस्क, एक वीडियो एडिटर के द्वारा जो डिजिटल डेस्क पे हमारे यहाँ काम करता है, ड्यू टू ए टेक्निकल एरर, एक तकनीकी खामी के कारण, तकनीकी गलती के कारण। द इमेज हैड नो कनेक्शन टू द कंटेंट और कंटेक्स्ट ऑफ द सेड वीडियो, जो पिक्चर थी उसका ना तो वीडियो के साथ कोई संबंध था और ना ही जो कंटेक्स्ट था, जो उसके अंदर टेक्स्ट यूज किया गया उसके साथ कोई था संबंध था। दिस क्लिप वाज नॉट ब्रॉडकास्ट ऑन अर्नब गोस्वामी's डिबेट शो ऑन 15th May 2025 और thereafter and was not taken on air, nor was the said erroneous image in any way related to the subject matter being discussed। तो ये उस तरीके से पल्ला झाड़ रहे कि 15 मई के 2025 के शो में ना तो इसको ब्रॉडकास्ट किया गया, ना इसको ऑन एयर किया गया, और इसका इस मामले से कोई संबंध नहीं था। आगे कहते हैं द इनएडवर्टेंट एरर अकर्ड आफ्टर द लाइव शो एंडेड एंड वाज कैरीड ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो भैया अगर चैनल पे नहीं आया तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो कैरी हुआ ना। द मोमेंट इट वाज ब्रॉट टू आवर अटेंशन, जैसे ही ये मामला हमारे ध्यान में लाया गया, इट वाज प्रॉम्प्टली रेक्टिफाइड, इसको तुरंत सुधार लिया गया। वी सिंसियरली एंड अनकंडीशनली रिग्रेट द एरर, हम पूरी ईमानदारी से और बिना शर्त इस गलती के लिए क्षमा प्रार्थी है। ये उन्होंने माफी जो चलाई, ये चलाई आपने देखा 5:31 पर। अब ये दोनों फ्रेम आपके सामने है कि कांग्रेस ने 3:47 पे कहा कल कि कांग्रेस पार्टी 2 व्यक्तियों के खिलाफ सिविल और आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई शुरू कर रही है जो सत्य और शालीनता पर धब्बा है, जिनका रोज का काम ही कांग्रेस और इसके नेतृत्व के खिलाफ द्वेष के साथ झूठ फैलाना है। तो 3:47 पे ये आया और 5:31 पे माफी मांग ली गई। ये है आशीष भाई एक पार्ट इसका। अब इस पे असलियत पे आइए, इस माफी की असलियत पे आइए। वो भाई क्या कह रहा है कि वीडियो एडिटर की गलती होगी, मान लिया आपने वीडियो एडिटर की गलती होगी, एक धमकी से जो घुटने पर आया वो व्यक्ति उस गरीब वीडियो एडिटर को क्यों मरवा रहा है? वो तो एक बच्चा छोटा सा कर्मचारी है, गरीब उसके तकनीकी गलती मरने की कोशिश की। अर्नब के मुंह में शब्द भी उसने ठूस दिए थे क्या, जो अर्नब बोल रहे थे, जो कल हमने वीडियो दिखाया? यही सवाल मैं करने जा रहा था। वो एआई जनरेटेड था क्या अर्नब? अर्नब बोल रहा था जो, वही तो वहां पर फोटो लगाया था। अर्नब तो बता रहा था कि कांग्रेस का दफ्तर है तुर्की में। उछल उछल के डेस्क से उछल कुर्सी से उछल करके, तो वो शब्द भी क्या उस बेचारे गरीब वीडियो एडिटर ने उसके मुंह में ठूस दिए थे, उस क्रांतिकारी के। एक बात। दूसरा, कहते अर्नब की बहस नहीं थी ये, लेकिन ये भूल गए कि शब्द तो अर्नब के ही थे। फिर माफी में भी झूठ बोल रहे हो आप। वीडियो एडिटर की गलती होगी, ठीक बात है। अभी मैं कुछ कह रहा हूं, आप उसमें वो है, तो आप इससे बच थोड़ी सकते। अब आप पिक्चर दिखा रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, हम दोनों उसमें वो है। तो वीडियो एडिटर ने वीडियो चलाई तो बोल तो आप रहे थे ना, चीख तो आप रहे थे, और फिर कह रहे हैं कि मेरे शो का हिस्सा नहीं था। चाहे वो मेन पे था, चाहे वो डिजिटल पे था, चेहरा किसका है, बोल कौन रहा है? तो कितने श्रम निरपेक्ष और जाहिल लोग हैं ये, कि जो अपने कहे हुए शब्दों को भी ये करके और छुट्टी कर ली, केवल किस तरीके से बच जाए। लेकिन गजब देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इन्होंने वो झूठ फैलाया, आईटी सेल ने उसको रेसिप्रोकेट किया जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और आईटी सेल को छोड़ करके भाग खड़ा हुआ। माफी मांगने से ये होगा नहीं, मामला नहीं निपटेगा, क्योंकि अब ये क्रिमिनल केस भी है। सिविल सूट में आपको पता है डेफेमेशन में हो जाता है, लेकिन क्रिमिनल में तो सारी का सारा इंटेंट और सारी चीजों के ऊपर फैसला होगा। तो ये माफी भी 104 मिनट के अंदर इसकी क्या हालत हुई, एक पक्ष तो ये था। दूसरा, इसके बाद इस व्यक्ति का अगर आप इतिहास देखेंगे ना तो चौंक जाएंगे आशीष भाई। ये आदमी कितने सालों से आपने देखा, इसका जो अहंकार है, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी इस आदमी ने अपनी झूठी पत्रकारिता के चक्कर में। वो जो अपनी फिल्म स्टार थी बेचारी, जिसका पूरा कैरियर तबाह, सारा परिवार बर्बाद, रिया चक्रवर्ती, ध्यान होगा आपको, उसका घर से निकलना दूर कर दिया, अपने घर में उसको हाउस अरेस्ट कर दिया इस आदमी ने। इसका अहंकार, इसका झूठ का बवंडर, इसका बड़बोलापन, इसका सत्ता का कीर्तन, इसकी विपक्ष की सुपारी, 104 मिनट में सब कुछ एक्सपोज हो गया।
और आप कहेंगे कि एक माफी मांगी। ना भाई साहब, एक माफी नहीं मांगी। ये माफी मांगने में वीर सावरकर तो इसके सामने कुछ भी नहीं थे। ये तो उससे बहुत बहुत आगे है, बहुत आगे है। इनको तो जैसे बीजेपी को इनके लिए तो नया नाम रखना पड़ेगा और इनकी पेंशन भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर के सामने इस भाई ने 24 घंटे के अंदर 280 बार माफी मांगी है। वो कागज भेजा है मैंने आपको, 2020 का कागज है ये, इसी का कागज है, पढ़िए क्या है। द लाइसेंसी ऑल्सो इन्फॉर्म्ड ऑफकॉम that it broadcast an apology to redress the breaches and convey our regret to all viewers. It said that the apology was broadcast a total of 280 times between 26 फरवरी 2020 and 9 अप्रैल 2020। यानी कि ये आदमी 1.5 महीने तक माफी मांगता रहा at all hours of the day, हर घंटे। The apology broadcast in Hindi and English said, the apology, the communication regulator, the Office of Communications, post viewing the September 6, 2019 episode of Puchta Hai Bharat, found out some offensive words were used in that program, which may have disturbed the viewers. Republic Media Network apologizes if those words hurt any religion or particular person. कल्पना करके देखिए, इससे बड़ा इसका झूठ का बाउंडर कोई खोल सकता है क्या? 26 फरवरी 2020 से 9 अप्रैल 2020 तक 280 बार माफी मांगने का, अगर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है तो बताइए क्या है। और ये ऑफकॉम के जो उसके सामने ये सारी लिखा गया है। ऑफकॉम रीजन फॉर फाइंडिंग द ब्रीचेस वर सेट आउट इन फुल इन आवर ब्रीच डिसीजन। ये है, इसके बाद तो कुछ नहीं बचता। और उसके बावजूद भी ये लोग सरकार के प्रिय हैं, इनको इंटरव्यू मिलते हैं, इनको सारी चीज होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इनको संरक्षण किसका है। और एक इन्होंने और हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में माफी मांगी थी, वो भी दिखा दीजिए जरा एक बार। अनकंडीशनल अपॉलॉजी, विल टेंडर अनकंडीशनल अपॉलॉजी इन कंटेम्प्ट केस फाइल बाय फॉर्मर टेरी चीफ आर.के. पचौरी, अर्नब गोस्वामी टू दिल्ली हाईकोर्ट। बताइए आप कितनी गिनेंगे माफिया? ये तो मैंने आपको ऑफ हैंड निकाली है दर्शकों के लिए, ताकि जिनको ये बहुत सारा देश को भाई जिस तरीके से वो दहाड़ता है ना आशीष जी, शर्म आती है कि ये आदमी मीडिया का है, ये रिपोर्टर है, ये संपादक है, या इसके पास में क्या शब्द को, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता। मीडिया को इतना डाउनग्रेड करके लाने का जो इस व्यक्ति ने काम किया है, और फिर ये कहता है कि मैं संपादक हूं। आपको ध्यान होगा टीआरपी बढ़ाने के लिए बॉम्बे में क्या खेल रचा था, और कैसे रातों रात सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच करके जमानत मिली थी, फिर दहाड़ रहा था, फिर शूट कर रहा था। तो इस आदमी ने पत्रकारिता पर, आप कहेंगे जीता जागता कलंक है ये व्यक्ति, मतलब तथ्यों पर। मैं रोकूंगा 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। आज का शो तो आप भी के हवाले है पूरा। ये पत्रकारिता पे कलंक नहीं है, ये मानव समाज पर, मानव सभ्यता पर कलंक। ऐसे लोग अगर समाज के बीच रहेंगे, क्यों? उसके पीछे की वजह आपने बहुत सटीक एग्जाम्पल रिया का मैं बोलने वाला था। रिया का, एक लड़की हमारे समाज के बीच की, उसकी जिंदगी तबाह कर दी। इसको क्या सजा दी जानी चाहिए? क्या सजा हो सकती है? ये अदालतें अपने ताकत पर और अपने जो चरण चाट, अपने आकाओं के चरण चाट करके ये न्यायपालिका में 24 घंटे के भीतर, रात में न्यायपालिका का दरवाजा खुलवा करके और राहत पा लेता है। मैं कहता हूं इस शो में, अगर इसकी माफी अब कंसीडर करे न्यायपालिका, तो इस देश की न्यायपालिका को कोई माफी नहीं है। फिर इस देश की न्यायपालिका को माफी नहीं मिल सकती है। हैबिचुअल ऑफेंडर हेमंत अत्री को, आशीष चित्रांशी को पहली गलती पे माफी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। ये रोज सुबह दोपहर शाम गलती करता है, ये लोगों की जिंदगी तबाह करता है, लोगों के घर में घुस के जिंदगी तबाह करता है। रिया चक्रवर्ती एक इंडिविजुअल, उसके घर में घुस के इसने जिंदगी तबाह की। इसके ऊपर तो व्यभिचार के चार्जेस चलने चाहिए। ये मानसिक व्यभिचार किया है इसने किसी के साथ। ये ड्रग दो बोलता था, और फिर बोलता है माफी दो। इसके पास 2 काम है, एक बार बोलेगा ड्रग दो, फिर बोलेगा माफी दो। हैबिचुअल ऑफेंडर है, हैबिचुअल ऑफेंडर है। इसके कितने एग्जाम्पल आपने दिखा दिया, 280 बार। फिर इसने पचौरी के मामले में हाई कोर्ट में माफी मांगी, फिर माफी मांग रहा है। कितने माफी मांगेगा ये? और इसके माफी को अगर अदालतें, देश की कोई भी अदालत कंसीडर करती है, तो अदालत माफी योग्य नहीं है, कतई नहीं माफी योग्य। अब ये क्या ऐसा आदमी जो इस समाज पर बदनुमा धब्बा हो, उसको माफी मिलेगी? और इस देश के आम नागरिक को अगर उससे भूल चूक कुछ भी हो जाए, उसको तो माफी नहीं है।
सत्ता के दलालों के लिए इस देश में माफी होगी, उनको कुछ भी करने की आजादी होगी। ये दलाल ही तो है सत्ता का, ये सत्ता की दलाली कर रहा है ना। मैं किस बात पे आपको रोका था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके अगले जवाब में मैं इसको भी समझना चाहता हूं। देखिए, ये माफी मांगते क्यों है, ऐसे फट से माफी मांग के भाग जाते हैं। ये माफी इसलिए मांगते हैं, मांग के भागते हैं, क्योंकि माफी मिल जाती है और इनका मकसद पूरा हो चुका होता है। मकसद पूरा हो चुका होता है हेमंत भाई। ये कांग्रेस के लोग समझे, बोले ना बोले, हम बोलेंगे इनका मकसद पूरा हो चुका होता है। क्योंकि इनका मकसद कैसे पूरा होता है वो अमित शाह ने बताया था। अमित शाह ने, आपको याद होगा, मैं इस की चर्चा कर चुका हूं, 2019 में यूथ, जो भाजपा के यूथ कार्यकर्ता हैं, उनका सम्मेलन संबोधित करते हुए जयपुर में कहा था, कोट अनकोट, ये स्टेटमेंट में कई बार बताया हूं, कि सच हो या झूठ, खट्टा हो या मीठा, ये स्टेटमेंट था, सच हो या झूठ, खट्टा हो या मीठा, हम मिनटों में देश भर में पहुंचा सकते। और उसमें एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, ये अमित शाह का एग्जाम्पल दिया हुआ था, कहा कि 2017 के, ये कितना एक्सपेरिमेंट इसका हो चुका है, 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मेरे पास, अमित शाह ने कहा, मेरे पास कॉल आने लगी कि क्या अखिलेश ऐसा निकला। और फिर उन्होंने बताया ब्यौरा कि एक खबर चल गई थी व्हाट्सएप पे, हमारे पास 34 लाख, उस समय बताए थे कि 34 लाख व्हाट्सएप पर जुड़े हुए लोग हैं। और एक खबर चली कि अखिलेश ने अपने पिता को थप्पड़ मारा बदसलूकी की। और सुबह मतलब 10-11 बजते बजते मेरे पास फोन आने लगे, बड़े बड़े गर्व से बता रहे थे, ये ताकत अपनी, मेरे पास फोन आने लगे कि ऐसा हुआ, अखिलेश इतना वो हो गया। और ये हकीकत है, 17 का उत्तर प्रदेश का चुनाव था हेमंत भाई। मैं उस जमाने में सैटेलाइट चैनल में, मतलब एक चैनल का कंप्लीट एडिटोरियल हेड था। गांव गांव में चर्चा होती थी, गांव गांव में चर्चा, क्योंकि आम आदमी, भारत के लोग कैसे हैं आपको पता है ना, उन तक आ गई, उनको कोई वेरीफाई करना नहीं है। घर घर जाके जुबैर, उस जमाने में जुबैर भी नहीं थे कि घर घर जाके जुबैर बताओ। आज भी जुबैर क्या करेंगे, फैक्ट चेक करके डाल देता है बेचारा, वो इतना करना है इस समाज के लिए भलाई, घर घर तो जाके बताएगा नहीं। उसके पास 34 लाख का और 34 करोड़ का ग्रुप भी नहीं है कि फैला देगा कि ये झूठ था। झूठ की आवाज भी तेज है। गांव गांव लोग कहते थे, अरे यार अखिलेश, ये बहुत बड़ा वजह था 17 के चुनावी नतीजे में। लोग कहते थे अरे नहीं, ये तो जब बाप का नहीं हुआ, वो फिर प्रदेश का और हमारा क्या। जबकि अखिलेश में पॉलिटिकल मैच्योरिटी को लेकर हम 50 सवाल उठाए हैं, लेकिन वो व्यक्ति बहुत विनम्र, बड़ा शालीन है। और नेताजी तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, नेताजी जिसको भेजते थे, जाओ अखिलेश से मिलो, जाके मिलते थे। मैं बस आ रहा हूँ। आशीष जी, जिस दिन की ये घटना का प्रोपेगेंडा किया गया ना, उस दिन दोनों बाप बेटा 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर थे आपस में, वो हाँ आसपास भी हाँ। नहीं थे, और ये फैला दिया इन्होंने 200 तो मैं किलोमीटर की दूरी पे। 200 किलोमीटर की दूरी तो दोनों में, बाप बेटा में, पिता पुत्र में। और ये बात मैं कर रहा हूँ कि मकसद तो अचीव हो गया। इस देश की न्यायपालिका को, कांग्रेस पार्टी को, जो भी लोग याचिकाकर्ता है, जो वकील है, इन बातों को रखना होगा। अमित शाह की स्टेटमेंट को मुझे लगता है कोट करना चाहिए अदालतों में कि इनका मोटिव क्या है। मोटिव तो पूरा हो गया। अब इस देश में कौन बताएगा तुर्की माफिस नहीं है। आज तक सोनिया गांधी के बारे में फैलाए गए झूठ, आज तक गांव में चले जाइए, कहते रहे सोनिया, मैं शर्म नहीं है इस देश के लोगों में। तो कौन जाके बताएगा तुर्की माफिस नहीं है। ये झूठों ने तो फैला दिया, झूठ की फैक्ट्री है। अगर इसका एक्सपोर्ट होता दुनिया में तो भारत वाकई विश्व गुरु होता। प्योर मेड इन इंडिया, प्योर इंडियन टेक्नोलॉजी और सबसे सस्ता माल। इतना सस्ता झूठ कहीं हो ही नहीं सकता। तो इसको बताइए, इसकी माफी, मैं ये बात समझना चाहता हूँ, इसकी माफी नहीं, इसकी जगह तो समाज में नहीं है भाई साहब। जेल में जाएगा तो जेल को गंदा कर देगा ये आदमी, ये जेल को गंदा कर देगा। हाँ नहीं आशीष भाई, देखिए इसमें बेसिकली जो इसने किया है ना, जो बिना शर्त माफी की जो बात है, ये जो बचने की कोशिश है, इसमें सबक सिखाने की जरूरत है एक्चुअली। ये क्या है कि देश का जो आज की तारीख में जो हालात है, देश का लोकतंत्र और भारत की दुनिया में एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के तौर पर जो साख है, वो इन लोगों ने दांव पर लगा दी है। ये आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा, तमाम इनकी सांप्रदायिक कवरेज में देखा, किस किस लेवल तक इनह्यूमन, अमानवीय और किस लेवल तक की झूठ ये लोग बोलते हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने क्या देखा? दो सबसे बड़े कारण मानता हूं जो भारत अलग थलग पड़ा। नंबर एक, फेल कूटनीति, वो पॉलिटिशियंस जाने। सबसे बड़ी जो मैं मानता हूं, जो जिसके लिए मैं शर्मसार भी हूं, वो इनका है कि मीडिया का जो झूठ का बाउंडर, जिसने देश की जो छवि थी, बेसिकली हम स्ट्राइक कर रहे थे टेरर पे, और इन्होंने भारत की छवि पे 4 दिन तक केवल एक ही बनाई कि हमने आक्रमण कर दिया है। आक्रमणकारी राष्ट्र, भारत कभी आक्रमणकारी रहा ही नहीं था। इनका जो घटिया कवरेज था, अब कराची में ये कर दिया, वहां ये कर दिया, वहां सेना घुस गई, जबकि आपको पता है 1 सेंटीमीटर भी बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ दोनों तरफ से। उसके बावजूद भी इन्होंने ये करके बेसिकली देश का जो पूरा नैरेटिव था पूरी दुनिया के सामने, जो परसेप्शन हमारा था, उसको तबाह और बर्बाद इन्होंने और इनके जितने भी इनके संगी साथी जो कीर्तन मंडली के सदस्य हैं, जिसको मैं गिद्ध मीडिया कहता हूं, सुपारी मीडिया कहता हूं, ये सारे के सारे बराबर के हिस्सेदार थे। अब देखिए, आप शिकायत होते ही औकात में आ गई। लेकिन मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं कि फेस वैल्यू पे मत लीजिएगा इनको। ये केवल इसलिए कर रहे हैं कि भूल न करें, ये झूठ और जहर शुरू से ही फैला रहे हैं, याद रखिएगा आप। और ये माफी इसलिए मांग रहे हैं कि इनका धंधा बदस्तूर जारी रहे। नहीं तो अगर आपने माफी नहीं मांगी तो आप अंदर चले जाओगे। अंदर जाना नहीं है, उसके लिए चाहे रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, तो वो धंधा जारी रहे और इनका घटिया प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बनता रहे, सरकार की मदद होती रहे। ये माफी के पीछे ये सोच है। आप ये मत सोचिएगा कि वो दिल से माफी मांग रहा है। अगर उस आदमी ने दिल से माफी मांगी होती तो गरीब एडिटर को ना मरवाता, वीडियो एडिटर को, कि उसके यहाँ टेक्निकल गलती होगी। तेरे मुंह में कौन सी टेक्निकल गलती हुई थी भाई, जरा वो बता दे देश को। बोला तो तूने था ना, स्क्रिप्ट तो उसने लिख के दी वीडियो एडिटर ने, तुम उसको डिस्क्राइब कर रहे थे ना वीडियो को और पिक्चर को। तो अब तुम्हारे लिए कौन जिम्मेदार है? उसके बावजूद भी ये आदमी फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहा है, ताकि कोर्ट में कल को जाए, तमाम चीजें कार्रवाई होगी, जमानत करानी पड़ेगी कि देखो साहब मैंने तो माफी मांग ली थी, गलती किसी से भी हो जाती है। अगर ये इतना ही ठीक था तो ये ब्रॉडकास्ट तो 15 तारीख का है, कल तो 20 तारीख थी। जैसे ही कांग्रेस ने ये कहा, उसके बाद इसको माफी कैसे याद आई? नहीं तो इसको तो 15 को ही माफी मांग लेनी चाहिए थी। घटना तो 15 की है ना, 15 मई की घटना है ये, और ये माफी मांग रहा है 20 को। और वो भी क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने कह दिया कि हम इन दोनों को लपेटेंगे, इसको भी और आईटी सेल को भी। तब जाके ये माफी मांग के भाग खड़ा हुआ। ये देखना पड़ेगा। और इसके बाद तो जो है ना, कांग्रेस की मैं एक चीज पे जरूर वो कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को अब जाग जाना चाहिए। जैसा आपने कहा कि ये आज से नहीं लगे हुए, ये पिछले 12 साल से तो मैं और आप ही देख रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए, सवाल ये नहीं है। लेकिन आप एक बात और सोचिए, ये सवाल मैं दर्शकों के सामने छोड़ के जा रहा हूं। कांग्रेस ने अगर शुरू से जो ये पीठ पत्रकारिता है, जो झूठ की पत्रकारिता है, जो सुपारी पत्रकारिता है विपक्ष की और लोकतंत्र की, अगर ये इन्होंने आक्रामक रुख शुरू से अपना लिया होता, तो अर्णव जैसे जितने वो 1 दर्जन और हैं, जितने नाम लेने में भी शर्म आती है, वो सारे, उन सब की माफिया आज पब्लिक डोमेन में होती और वो मुंह दिखाने के लायक नहीं होते। अर्णव गोस्वामी तो चलो शर्मनिरपेक्ष है, 280 बार तो एक ही बार मांग चुका है ब्रिटेन में, एक मामले में 280 माफी 1.5 महीने तक। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में मांग चुका है। कितने ही केसेस में ढूंढते जाइए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी सच्चाई अपना छोड़ दीजिए, केवल सच्चाई की झंडाबरदार बन जाती कि ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, केवल अगर उन केसेस को, कि उनके पास वकीलों की फौज है, मेरे और आपके पास नहीं है, हम कहां से लाएंगे? उनके पास है वकील हर जगह पे। तो अगर वो शुरू से इतना आक्रामक रुख अपना लेते, तो आज देश के जितने भी ये डॉगी एंकर्स घूम रहे हैं ना, ये सारे के सारे, इन सब की माफिया पब्लिक डोमेन में होती। और कम से कम ये सिर तान के, जिस तरीके से सीना तान के चलते हैं, झूठ फैलाते हैं, मुझे उम्मीद है कि शायद ये उतना गंद ना फैला पाते। अब भी मौका है कि देशवासी जाग जाएं, इस झूठ को पहचाने और देश ने जो अर्जित किया 78 साल में, उसको बर्बाद होने से रोकें। आजादी के बाद इस देश ने पूरी दुनिया में एक नाम कमाया था, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सच्चाई का साथ देने वाला, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु राष्ट्र। उस सारे को किस तरीके से इन लोगों ने उस नैरेटिव को तार तार कर दिया है, केवल एक खास प्रोपेगेंडा को पायलट करने के लिए। तो देश के दर्शकों से मैं हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह करता हूं कि वो भी जागे और वो समझें कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां परेशान होंगी, बर्बाद होंगी, केवल इस तरह के प्रोपेगेंडे से। क्योंकि हमारा जो मूल नैरेटिव था वो तो सच्चाई का नैरेटिव था। आज देश में झूठ ही सच्चाई है। और झूठ कौन? जो ये आईटी सेल के साथ मिलकर फैलाते हैं। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। इससे बचें, इस मीडिया से बचें और इनको एक्सपोज करने का काम करें, ना कि इनको फॉलो करने का कोशिश करें। मेरी तो यही करबद्ध प्रार्थना सारे दर्शकों से। अरे भैया, इन्होंने देश का जो मतलब एक पूज्य वाक्य था सबसे, वही बदल दिया ना 14 के बाद। भारत सोचते ही
आपको क्या टैगलाइन याद आती थी? सत्यमेव जयते। वो सत्यमेव जयते पता है क्या हो गया है? झूठ मेवा खाएते। वो मेवा खा रहा है, झूठा मेवा खा रहा है। सत्यमेव जयते साइड रख दो, झूठा मेवा खाएते। वो झूठा मेवा खाता है, खा रहा है, खाएगा, वही खा रहा है मेवा। माफी तो कतई नहीं। और मैं इस देश की अदालतों को मैं कह रहा हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अदालत मुझे कह तो रहा हूं कि भैया जेल डाल देगी, मैं अदालत से भी नहीं माफी मांगूंगा, अदालतों को कह रहा हूं, ये अदालतों को कोई माफ नहीं करेगा अगर ऐसे ही इन गिद्धों को माफ करते रहे। ये गिद्ध मानवता को नोचते रहे और आप इनकी माफी देखते रहो। ये इंसानियत नोच रहे हैं, ये सच को नोच नोच करके उसको खा जा रहे हैं, जख्मी कर रहे हैं लोकतंत्र को, देश को, संविधान को, सबको जख्मी कर रहे हैं नोच नोच के। और इनको माफ करोगे तो आपके लिए आने वाला भारत, वो जैसा भी होगा भारत आने, आपके लिए कोई माफी नहीं है, न्यायपालिका कतई नहीं है। माफ करते रहो, आपके लिए कोई माफी नहीं। ये झूठ का पूरा एक नेक्सस है, जिसके सर्वमान्य नेता एक ही, सर्वमान्य नेता, उन्हीं का ये इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम में सब कुछ उन्हीं के मर्जी के मुताबिक होता है। यहां पर विनोद राय से माफी का सिलसिला शुरू हुआ था। सोचिए 14 में चला गया, 14 में याद होगा विनोद राय ने माफी मांगी थी। विनोद राय ने माफी मांगी थी अदालत में माफी। विनोद राय से शुरू हुआ माफी का सिलसिला। और देखिए जितने उस समय ईमानदारी के सलवार वीर थे, सब माफी वीर निकले। विनोद राय वो भ्रष्टाचार का विसिल ब्लोअर बना था, माफी मांगा। उस समय सलवार पहन के भागा था रामदेव, वो तो हर तीसरिया माफी मांगता है। उसको तो हमदर्द ने बताया था साफी और रामदेव ने बनाया माफी। ये टैगलाइन लिखना चाहिए पतंजलि के नीचे। वो साफी कहते थे ना, खून साफ करता है, और इसकी माफी इस देश के जो है स्वाभिमान को साफ कर दे रही है। रोज माफी मांगता है, वो माफी, ये माफी, अर्णब माफी, ये माफी वीरों फौज है भैया, फौज है, सब माफी मांगने में लगे हुए हैं। खैर चलिए, इसको हम तो यही चाहेंगे कि ऐसे लोगों को जेल में भी जगह नहीं मिले, जेल में भी जगह नहीं मिले, क्योंकि जेल में माहौल खराब कर देंगे सब। जेल से जब जितना अपराधी बाहर आएगा, सबको ये सब झूठा बना करके कौन पता नहीं कौन कौन सा ज्ञान दे करके बाहर निकालेंगे। अगर जेल में साथी रहेंगे तो सब बिगड़ जाएंगे। ये जेल में रहने लायक नहीं है। इनको अलग से कोई व्यवस्था करवाइए, कोई अलग से व्यवस्था, जहां पर ये मानव जाति से इतने दूर रहे कि संक्रमण इनका न फैलने पाए। ये संक्रामक बीमारियां हैं, इनको कर रहा हूं, और जो मैं कर रहा हूं, मेरे मानहानि का मुकदमा कर दे, तैयार हूं लड़ने के लिए। मेरे पास न पैसा है और न पीछे आका और काका है, लेकिन लड़ने को तैयार हूं। मैं चाहता हूं देश भर में जी रह जाए। करो तो, ये संक्रामक बीमारियां हैं, इनको दूर रखिए समाज से, और ये काम न्यायपालिका का है। हमें इजाजत दीजिए। हेमंत भाई धन्यवाद, आपने सब एक एक कड़ी जोड़ी और खोली। नमस्कार।